फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सर ये वाला जो चैप्टर है ना, जो पहला क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है, उसमें सर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और इसमें भी जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आपने अगर ये वाला चैप्टर इसमें देख लिया तो फिर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने अपने फैकल्टीज या कोई मॉड्यूल है तो वो खोल के बैठे, फटाफट से इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। तो देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पहले तो मतलब समझो। जो भी इनपुट के ऊपर हमने टैक्स पे करा उसका छूट ले लेना, उसका क्रेडिट ले लेना, उसी को बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बस इतनी सी बात है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो भी हम परचेस करेंगे और जो परचेस पे हम जीएसटी दे के आएंगे, वो जो जीएसटी है उसको हम एट दी एंड जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उसको हम माइनस कर देंगे। अब समझो ध्यान से। सर क्या सरकार ने कुछ कुछ कंडीशंस लगाई है आईटीसी के लिए? सर सरकार इतनी आसानी से तो आईटीसी देने वाली नहीं है। तो सरकार ने बहुत सारी कंडीशंस लगाई है इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। सबसे पहली कंडीशन है आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। जो भी गुड्स या सर्विसेज आप ले रहे हो, दैट शुड बी यूज और इंटेंडेड टू यूज, मतलब अगर इंटेंशन टू यूज है तो भी चलेगा। इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब अगर कोई गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिया है तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अब सर क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, आपके पास टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सर बिल ऑफ सप्लाई है तो भाई अगर बिल ऑफ सप्लाई है तो फिर आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कंपोजिशन वाले से आपने कुछ खरीदा तो वो तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, तो आप उसका क्रेडिट भूल जाना। तो देखो सर, आपके पास क्या होना चाहिए, या तो इनवॉइस हो, या तो रिवाइज इनवॉइस हो, या तो रिवर्स चार्ज का केस है तो जो रेसिपेंट ने इनवॉइस इशू करा है वो भी चलेगा, या सप्लायर ने डेबिट नोट इशू करा, बिल ऑफ एंट्री। आईएसडी वाला कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल का पार्ट है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद सर जो भी इनवॉइस है ना, उसमें ये सारी चीजें लिखी रहनी चाहिए कि टैक्स चार्ज का अमाउंट कितना है, कौन सा गुड्स है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, सप्लायर का जीएसटीएन, रेसिपेंट का जीएसटीएन और प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। इसके बाद सर डिटेल्स ऑफ आईटीसी शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। अब देखो क्या सिस्टम है ना, इसको ही मैं ये वाले पॉइंट से इंटरलिंक करता हूं कि डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस शुड बी अपलोडेड बाय सप्लायर इन जीएसटीआर 1। अब बिल्कुल ध्यान से समझना कि सर आखिरकार क्या है चल रहा है और कैसे क्या प्रोसीजर है। यहां पे है सप्लायर, यहां पे है रेसिपेंट। सप्लायर ने 10,000 का गुड्स रेसिपेंट को बेचा और आईजीएसटी चार्ज करा 18%, टोटल हो गया 11,800। अब सर ये जो रेसिपेंट है इसको 1800 का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इसमें एक कंडीशन ये है कि भाई सप्लायर आप अपना जीएसटीआर 1 का रिटर्न फाइल कर दो। जैसे ही सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा वैसे ही रेसिपेंट को जीएसटीआर 2B में ट्रांजैक्शन दिखेगा। अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में कुछ चोरी करी, सप्लायर ने सारे इनवॉइस नहीं दिखाए, तो फिर रेसिपेंट को जीएसटीआर 2B का आईटीसी भूलना पड़ेगा। पहले बहुत सारी चीजें होती थी 10%, 5%, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बस इतना सा है कि सप्लायर अपलोड करेगा, रेसिपेंट को आईटीसी मिलेगा। सप्लायर ने कोई इनवॉइस नहीं दिखाया तो रेसिपेंट को आईटीसी भी नहीं मिलेगा। अब ये जो जीएसटीआर 2B है इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड का और एक होता है आपका अनरिस्ट्रिक्टेड। ये जो आईटीसी है ना, सरकार चाहे तो सेक्शन 38 के हिसाब से कुछ कुछ आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो सर आपको सिर्फ कौन सी आईटीसी मिलेगी? ये अनरिस्ट्रिक्टेड वाली आईटीसी मिलेगी। अभी ये वाला सेक्शन नोटिफाइड नहीं है, मतलब अभी सरकार ने सिर्फ प्रोविजन लिखा हुआ है, बट अभी प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाला सेक्शन अभी तक नोटिफाई नहीं करा गया है कि किस किस को हम रिस्ट्रिक्टेड में डालेंगे और किस किस को हम अनरिस्ट्रिक्टेड में रखेंगे।
ठीक है, ऐसा पूरा प्रोविजन तो है, बट अभी तक ऐसा पोर्टल पे भी आ चुका है जीएसटीआर 2 भी, रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड, पर अभी तक ऐसे केसेस देखने को नहीं मिले। ठीक है, फिर सर वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाने चाहिए। अगर लॉट सिस्टम है तो जब आपको लास्ट लॉट मिलेगा तभी आपको आईटीसी मिलेगा। और अगर बिल टू शिप टू का मॉडल है तो राजा, अगर बिल टू शिप टू का मॉडल है ना, तो उस केस में आप बिल्कुल ध्यान रखना कि यहां पे है साहिल सर जो कि है सप्लायर, यहां पे है अतुल जो कि है रेसिपेंट। अब मैं महाराष्ट्र में हूं, ये एमपी में है, और अतुल ने मेरे को बोला कि सर गुड्स आप है ना कीर्तन के घर पहुंचा दो, तो मैंने गुड्स पहुंचा दिए कहां पे, कीर्तन के यहाँ। कीर्तन भी ठहरा महाराष्ट्र का। सबसे पहले तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा सर, 2 ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन तो है साहिल सर और अतुल के बीच, और सर जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो है हमारा अतुल और कीर्तन के बीच। तो जो ट्रांजैक्शन साहिल सर और अतुल के बीच हो रहा है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी, जो बोलता है बिल टू शिप टू मॉडल, कि जहां पे आपने बिलिंग करी है बस वही निकल जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपने बिलिंग करी है एमपी में तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाएगा क्या, एमपी। अच्छा, सप्लायर महाराष्ट्र का है एमपी, तो महाराष्ट्र एमपी तो क्या चार्ज हो जाएगा सर, आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा। सर जहां पे शिपिंग करी है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला मुद्दा सर, ये जो अतुल और कीर्तन के बीच ट्रांजैक्शन है इसमें 10(1)(a) लगेगा, और इस 10(1)(a) के हिसाब से जहां पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट हो रहा है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कहां पे टर्मिनेट हो रहा है, महाराष्ट्र में टर्मिनेट हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा बन जाएगा क्या, महाराष्ट्र। एक और मुद्दा बस इतना सा है कि आईटीसी किसको मिलेगा, क्योंकि हमने बोला गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए। अब गुड्स तो कीर्तन को रिसीव हुए, पर किसके कहने पे हुए, अतुल के। तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई जिसके कहने पे किसी और को गुड्स रिसीव हुए हैं तो आईटीसी भाई हमारा कीर्तन को नहीं मिलेगा, आईटीसी हमारा किसको मिल जाएगा, अतुल को आईटीसी मिल जाएगा। तो बिल टू शिप टू मॉडल के केस में सर आईटीसी किसको मिलेगा, जिसको बिलिंग हुई है उसी को आईटीसी मिल जाएगा। हम तो ये मान लेंगे कि जिसको बिलिंग हुई है शिपिंग भी उसी को हुई है। ठीक है सर, सामने वाला टैक्स पे कर दे, या तो कैश में कर दे या तो आईटीसी में पे कर दे, और उसके बाद सामने वाला जब अपना रिटर्न फाइल करेगा तभी तो जाके आईटीसी क्लेम करेगा। ठीक है सर, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा अगर फ्रॉड का आपका कोई नोटिस वोटिस आया है और उस नोटिस के बदले में आपने कोई टैक्स पे करा है तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। देखो अब ये जो सेक्शन 38 है ना, ये वही बात कि सर अब आपके आईटीसी के 2 कॉलम बनेंगे, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड। जो एक आईटीसी आपको मिल जाएगी और एक आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सर कहां पे ये सेक्शन 38 क्या बोलता है कि भाई अगर आपने नए रजिस्ट्रेशन वाले से माल खरीदा है तो हम उसको डाल देंगे रिस्ट्रिक्टेड में। अगर आपने किसी और इंसान से माल खरीदा है जिसने टैक्स का पेमेंट नहीं करा है तो रिस्ट्रिक्टेड में डाल देंगे। जीएसटीआर 1 में ज्यादा लाइबिलिटी दिख रही है पर 3B में कम पे करा, दैट इज रूल नंबर 88C। और इसी का रूल 88D रहता है कि यार आईटीसी आपको कम दिख रहा है पर आपने ज्यादा ले लिया, और सर आपने रूल 86B का वायलेशन करा है। तो ये सेक्शन 38 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 मुद्दे हैं जो हमें आईटीसी चैप्टर में बहुत ध्यान से पढ़ने। चलो, तो 2-3 मुद्दे हैं वो हमको ध्यान से पढ़ने हैं, बिल्कुल ध्यान से आप देखना। सबसे पहला आईटीसी की कंडीशन जीएसटीआर 1 में शो होगा, तो फिर सामने वाले को जीएसटीआर 2B में दिखेगा तो आईटीसी ले लेंगे। रजिस्टर्ड होना चाहिए, नॉर्मल रिसीव हो जाए, और अगर लॉट सिस्टम है तो जैसे ही आपको लॉस्ट लॉट मिलेगा तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। बिल टू शिप टू मॉडल में जिसको बिल टू हुआ है उसी को आईटीसी मिलेगा। अब आ जाओ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा है डेप्रिसिएशन, कि भाई अगर हमने ट्रक ली 1 लाख रुपए की, जीएसटी 18,000 रुपए, टोटल कितना हो गया 1,18,000। अब एज पर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर आपने डेप्रिसिएशन 1,18,000 पे लिया तो फिर आप आईटीसी भूल जाओ, और अगर आपने डेप्रिसिएशन 1 लाख पे लिया तो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब मुद्दे की बात यह है कि आपने जो
जीएसटी वाला टैक्स कंपोनेंट है, उस टैक्स कंपोनेंट पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करा है क्या? नहीं करा। तो अगर आपने टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करा है तो फिर आईटीसी भूल जाओ, और अगर टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करा है तो फिर आपको आईटीसी भी मिल जाएगा। अब सर सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दे, पूरा डायग्राम देखना ध्यान से, मजा आ जाएगा। सप्लायर है दिव्यांश, रेसिपिएंट है हमारी सुधा। 1,00,000 रुपए, 18% जीएसटी, टोटल हो गया 1,18,000। हमने बोला है सप्लायर को कि आप जीएसटीआर 1 में जैसे ही ट्रांजैक्शन शो करोगे 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, वैसे ही जो रेसिपिएंट है उसको 2B में आईटीसी दिखेगी और रेसिपिएंट आईटीसी क्या कर लेगा? अवेल कर लेगा। ठीक है। अब सर सिर्फ ट्रांजैक्शन दिखाने से कुछ नहीं होता, उस ट्रांजैक्शन का पेमेंट भी करना पड़ता है। तो ये ट्रांजैक्शन तो जीएसटीआर 1 में दिखा दी, तो अब रेसिपिएंट को पेमेंट भी करना है जीएसटीआर 3B में। अब है ना, लॉ मेकर ने एक तारीख डाल दी कि रेसिपिएंट आप मैक्सिमम कब तक पे कर सकते हो? 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर हमारा सप्लायर 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक जीएसटी का पेमेंट कर देता है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जो आईटीसी अवेल करी उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। पर अगर 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक इसने पेमेंट नहीं करी तो जो रेसिपिएंट है उसको आईटीसी क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स। और आईटीसी कब तक रिवर्स करनी पड़ेगी? 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर 30 नवंबर तक आईटीसी रिवर्स कर दी तो इंटरेस्ट की भी बात नहीं होगी, और अगर 30 नवंबर के बाद रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स करा तो फिर हम इंटरेस्ट की भी बात करेंगे। सर व्हाट इफ सप्लायर ने बाद में पेमेंट कर दिया? तो अगर सप्लायर ने बाद में पेमेंट कर दिया तो वापस से रेसिपिएंट को आईटीसी क्या हो जाएगी? री अवेल। उसके बाद अगला मुद्दा है कि सरकार बोलती है कि जो रेसिपिएंट है ना वो सप्लायर को पेमेंट कर दे। रेसिपिएंट तुम सप्लायर को पेमेंट कर दो 180 दिन के अंदर अंदर। 180 दिन कहां से गिनना है? फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। अगर रेसिपिएंट आपने 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके आईटीसी को हम कुछ बोलेंगे भी नहीं। पर अगर रेसिपिएंट आपने 180 दिन के अंदर अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं करा तो रेसिपिएंट आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो वो जो 180 दिन जैसे ही खत्म होंगे तो 181 डे पे आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 अक्टूबर का इनवॉइस है तो सबसे पहले आप 180 दिन गिन लेना। 180 दिन सपोज करो कब खत्म हुए? अब आपने तो कुछ करा ही नहीं भाई, पेमेंट ही नहीं करा, तो 7 अप्रैल को आपको आईटीसी क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स। मतलब सर वो जो रिटर्न जाएगा ना, मार्च का रिटर्न जाएगा आपका 20 अप्रैल को, तो वो 20 अप्रैल तक आपको क्या रिवर्स करना पड़ जाएगा? आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। 7 अप्रैल को हमें क्या करना पड़ेगा? आईटीसी रिवर्स। और ये जो आईटीसी रिवर्सल होगा ये होगा हमारा अलोंग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 180 दिन की लिमिट कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आरसीएम है तो यार सरकार है ना बहुत बड़ी मतलब है, मतलब बहुत सेल्फिशनेस है। सरकार ने बोला यार उधर तो हमारे भी पैसे अटके हुए थे, 1,00,000 प्लस 18,000 1,18, तो हमारे भी पैसे अटके थे, इसलिए हमने बोला कि रेसिपिएंट 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो। पर सर आरसीए में तो पैसे अटके ही नहीं है। आरसीए में तो रेसिपिएंट ही डायरेक्टली किसको देके आ रहा है? गवर्नमेंट को देके आ रहा है। तो फिर यहाँ पे सरकार ने सीधी सी बात बोली कि अगर आरसीए में तो 180 दिन की बात नहीं होगी। शेड्यूल 1 का ट्रांजैक्शन है तो शेड्यूल 1 में तो सर कुछ कंसिडरेशन होता ही नहीं है, तो फिर पेमेंट की बात कैसे होगी? और तीसरा है कि अगर हमने किसी और को पेमेंट करा, किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करा, तो वहां पे भी 180 दिन की बात नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर साहिल सर और त्रिलोक का ट्रांजैक्शन हुआ है 1,20,000 का, त्रिलोक भाई शर्मा जी को पे करके आ गए क्योंकि साहिल सर को किसको पे करना था? शर्मा जी को। तो क्या त्रिलोक और शर्मा जी में वो 180 दिन की बात चलेगी? सर वहां पे कोई 180 दिन की बात नहीं रहेगी। ठीक है, बस ये 2 बातें आप ध्यान रखना। और स्पेसिफिकली क्या ध्यान रखना? आप आरसीएम वाली चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये 2 मुद्दे हो गए।
उसके बाद वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखो ये रिवर्सल ऑफ आईटीसी है, ये कभी कभार थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है। सप्लायर के एंगल से अगर क्वेश्चन आया तो सप्लायर को कब तक भरना है राजा, 30 सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर सप्लायर 30 सितंबर तक भर देगा तो फिर रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर सप्लायर ने 30 सितंबर तक नहीं भरा तो रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा कौन सी तारीख तक, अगर 30 नवंबर तक कर लिया तो कोई इंटरेस्ट की भी बात नहीं होगी। पर सर अगर 30 नवंबर के बाद करा तो फिर इंटरेस्ट की भी बात हो जाएगी। उसके बाद सर बाद में अगर सप्लायर पेमेंट कर देता है तो जब बाद में कर देता है तो फिर वापस से रेसिपिएंट हमारा आईटीसी को री अवेल कर देगा। दूसरा पॉइंट है कि कितने दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, 180 दिन। अब ये पॉइंट किसके एंगल से बात करिए, रेसिपिएंट के एंगल से बात करिए। तो रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट कर दे कितने दिन के अंदर अंदर, 180 दिन। और 180 दिन कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है सर, अगर 180 दिन के बाद पेमेंट करा तो भाई अगर 180 दिन के बाद पेमेंट करा तो आपको वापस से आईटीसी मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर 50% पेमेंट करा तो 50% आईटीसी आपको मिल जाएगी, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भी आईटीसी मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस 180 दिन के एक्सेप्शन है रिवर्स चार्ज, शेड्यूल 1 और किसी थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी। फिर डेप्रिसिएशन वाली बात हमने पढ़ ली थी कि भाई अगर आपने टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन लिया तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब सर आईटीसी की टाइम लिमिट क्या है, क्या कोई लास्ट डेट है टाइम लिमिट की? हाँ, 30 नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब इसमें ना एक चीज याद रखना, एक होता है डेबिट नोट, एक होता है इनवॉइस। राजा हमने क्या करा ना, 10,000 का माल बेचा, 18% जीएसटी, टोटल होगा कितना, 11,800। बाद में हमको याद आया अरे शिट, माल तो 12 का था पर गलती से कितने का लिख दिया। तो अब यार मुझे बताओ 2,000 का मुझे करस्पॉन्डिंगली क्या बनाना पड़ेगा, डेबिट नोट और 18% और जीएसटी, तो टोटल कितना हो गया, 2360। अब लॉजिकली एक बात बताना कि सर जो सामने वाला है उसको आईटीसी का जो लास्ट डेट है उसमें तो दिक्कत हो जाएगी, ये डेबिट नोट है तो इनवॉइस का ही पार्ट। पर लॉ मेकर ने बोला नहीं, अगर आपने इनवॉइस इशू करा है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में तो 23-24 से लेकर 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो 30 नवंबर आएगा 30 नवंबर 2024। और अगर आपने डेबिट नोट 24-25 में इशू करा है तो इनवॉइस अलग है, डेबिट नोट अलग है। तो जो डेबिट नोट है ना, अब आपको नया फाइनेंशियल ईयर मिलेगा, नया फाइनेंशियल ईयर मतलब 30 नवंबर 2025। तो इनवॉइस का टाइम लिमिट अलग देखा जाएगा और डेबिट नोट का टाइम लिमिट अलग देखा जाएगा। अब सुनो ध्यान से, सर अगर कोई भी गुड्स आप सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो हम उसका आपको आईटीसी दे देंगे। पर अगर आप गुड्स को बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो तो जितना आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करा उतना आपको आईटीसी मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज सिर्फ एग्जम्प्ट के लिए यूज कर रहे हो तो आप उसका आईटीसी भूल जाओ। देखो सरकार का मंत्र बड़ा सिंपल है कि आगे से जीएसटी लाके दो, तो जो भी पीछे आपने परचेज पे टैक्स पे करा है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। पर इसका एक एक्सेप्शन है कि सर आप आगे से जीएसटी नहीं भी लाके दोगे तो भी हम आपको पीछे से आईटीसी दे देंगे, डेट इज। तो सर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो तो यहां पे आप आगे से तो कोई जीएसटी नहीं लाके दोगे, पर फिर भी जो आपने परचेज करा है उसका आईटीसी आपको बखूबी मिल जाएगा। अब सर बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी के लिए ना एक स्पेशल ऑप्शन है, ऑप्शन बस इतना सा है, ये 17(4) का ऑप्शन ये बोलता है कि बैंकिंग कंपनी चाहे तो जितना भी आईटीसी है उसका 50% ले ले और 50% लैप्स हो जाएगा। अच्छा 50% कौन सा, एलिजिबल आईटीसी,
यहाँ पे हम ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात नहीं कर रहे हैं राजा। अगर कोई क्रेडिट ब्लॉक्ड है, जो आगे जाके मैं बताऊंगा कि यार ये ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या होता है, तो उस ब्लॉक्ड क्रेडिट का तो आपको आईटीसी किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा। तो जो एलिजिबल आईटीसी है उसका 50% आप ले सकते हो, 50% जो है वो आपका लैप्स हो जाएगा। बट सर अगर डिस्टिंक्ट पर्सन है कि भाई एसबीआई की 2 ब्रांच है, एक एमपी ब्रांच है और एक महाराष्ट्र ब्रांच है, तो अगर डिस्टिंक्ट पर्सन है तो वहां पे ये 50% वाली कंडीशन नहीं देखनी, वहां पे आपको पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। सर ये ऑप्शन कैसा क्या है? ये ऑप्शन पूरे साल के लिए लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बीच में आपने ये ऑप्शन को बोला विड्रॉ कर दो। ऑप्शन चलेगा तो पूरे होल ईयर के लिए चलेगा, बीच में ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट। सब बच्चे इधर देखो, वो लाल टी शर्ट वाले भैया, ऑनलाइन वाले भैया, इधर ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही आता है। सबसे पहले ब्लॉक्ड मतलब क्या? ब्लॉक मतलब आपने अगर सारी कंडीशन फुलफिल करी तो भी ब्लॉक मतलब ब्लॉक। वो रहता है ना कि आपको वैलेंटाइन भी याद था, आपको सारे डेज भी याद थे, आपको फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट भी याद थी, आप उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट का मैसेज भी करते थे, पर फिर भी उसने आपको ब्लॉक कर दिया। अब देखो कटना होता है तो कटता ही है। अब बेटा क्या है ना, ब्लॉक कर दिया मतलब कर दिया, मतलब आपने तो सारी कंडीशन फुलफिल करी, फिर भी उसने आपको क्या कर दिया? ब्लॉक। बस सरकार भी यही बोलती है कि सारी कंडीशन आपने फुलफिल करी है, जीएसटीआर 1 में सामने वाले ने अपलोड करा, 2B में दिख भी रहा है सर, फिर सामने वाले ने पेमेंट भी कर दिया गवर्नमेंट को, 180 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दिया, डेप्रिसिएशन वाली कंडीशन भी फुलफिल कर दी, सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद भी ब्लॉक्ड मतलब ब्लॉक्ड। अब कहां कहां पे ब्लॉक्ड है? पहला ब्लॉक करा है इनएलिजिबल मोटर व्हीकल। सर ये इनएलिजिबल मोटर व्हीकल क्या होती? इनएलिजिबल मोटर व्हीकल का मतलब कोई भी मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम है। अच्छा 13 इंक्लूड्स ड्राइवर। तो सर अगर कोई भी आपने कार ले ली, कोई छोटी मोटी गाड़ी ले ली, ये भले आपने बिजनेस पर्पस के लिए ली हो, इसका क्रेडिट इज ऑलवेज ऑलवेज व्हाट? ब्लॉक्ड। ठीक है। अब एक और चीज याद रखना कि सर क्रेडिट क्या हर कंडीशन में ब्लॉक्ड है? ऐसा नहीं है भाई। अगर मेरा धंधा ही है, मैं युंडाई वाला हूं, कार खरीदता हूं, कार बेचता हूं, तो कार खरीदता हूं, कार बेचता हूं, तो सर मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। तो इसमें ऐसा ध्यान रखना कि सर SCDA, अगर आपका धंधा है सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, कार खरीदते हो, कार बेचते हो, क्रेडिट दे दो। सर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हो तो भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर आप ड्राइविंग स्कूल चलाते हो, आप सिखाते हो लोगों को और उसके लिए कार वार खरीद रहे हो, तो भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब सर ओला वाले भैया अगर कार ले रहे हैं तो उन्हें क्रेडिट मिलेगा? हाँ सर उन्हें क्रेडिट मिलेगा। अब एक और चीज बच्चों को बड़ा डाउट आता है कि सर अगर मैं कोई चीज ले रहा हूं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए क्रेडिट इज अवेलेबल। बात चल रही है इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, और इनएलिजिबल मोटर व्हीकल में साफ लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात नहीं चल रही। मतलब कोई भी गाड़ी जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ली जा रही है उसका क्रेडिट आपको बखूबी मिल जाएगा। अब एक चीज याद रखना, एक गाना था कि दिल दे दिया है जान तुम्हें दे देंगे, वफा नहीं करेंगे सनम। बस वो गाना ध्यान रखना कि अगर हमने आपको दिल दे दिया है तो जान भी दे देंगे। सर इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हमने आपको कार का क्रेडिट दे दिया तो जो कार का करस्पॉन्डिंग रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस है, तो वो रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस का क्रेडिट भी हम आपको दे देंगे। और अगर हमने आपको कार का क्रेडिट नहीं दिया तो रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस का क्रेडिट भी नहीं देंगे। ठीक है सर, इसका मतलब है ये जो एक्सेप्शन है ना, वो जो युंडाई वाला है जो कार खरीद रहा है, कार बेच रहा है, तो उसको कार का भी क्रेडिट मिल जाएगा। और सर रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस की अगर कोई सर्विसेज ले रहा है तो उसका भी क्रेडिट उसको मिल जाएगा। दूसरी चीज वेसल एंड एयरक्राफ्ट। सर वेसल एंड एयरक्राफ्ट इसका क्रेडिट भी ब्लॉक्ड है, पर सर इसका भी एक्सेप्शन है। अगर आप सप्लाई करते हो, आपकी शॉप है, वेसल एयरक्राफ्ट खरीदते बेचते हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सर एक डाउट है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्यों नहीं आया? बेटा कैसी बातें करते हो, कार कांट बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कार इज ऑलवेज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ठीक है, तो सर इधर ही बात करेंगे हम किसकी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की। और यहां पे एक और चीज बात होगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो अगर ये यूज हो रहा है ST2D, ST2D इज सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ड्राइविंग, नेविगेशन,
उसके लिए आपने वेसल एयरक्राफ्ट लिया है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अगर वेसल और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट मिल गया तो जो उसके करस्पॉन्डिंग जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। अब एक चीज याद रखना, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि 2 केसेस ऐसे हैं जहां पे जान तो दे दी है पर दिल नहीं दे पा रहे। वाह सर, कौन से 2 केसेस हैं? एक तो भाई मैन्युफैक्चरर, अगर हम कार मैन्युफैक्चर करते हैं तो बीते दिनों में रतन टाटा जी का देहांत हो गया था। तो रतन टाटा जी का काम क्या था? सर, टाटा मोटर्स बहुत बड़ी ब्रांड है, टाटा मोटर्स के शेयर भी हमेशा ऊंचाइयां छूते। टाटा मोटर्स कार बेचने का काम नहीं करती, कार तो ये सब डीलर व्हीलर बेचते। टाटा मोटर्स कार बनाने का काम करती है। तो नैनो कार उन्होंने बनाई थी और भी बहुत सारी कारें उन्होंने बनाई थी। अब सर दिक्कत ये हो गई कि आपने तो ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हम आपको कार का क्रेडिट नहीं देंगे तो रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का क्रेडिट भी नहीं देंगे। तो सर कार का क्रेडिट नहीं देंगे तो रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का भी नहीं देंगे। पर सर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप बेच थोड़ी रहे हो, तो मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो लॉ मेकर ने बोला ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर है तो हम उसको रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का क्रेडिट दे देंगे। ऑल्दो कार का क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका काम कार को बेचने का नहीं है। दूसरा है राजा इंश्योरेंस वाला। अब इंश्योरेंस वालों की खुद की कार थोड़ी होती है, इंश्योरेंस वाले तो दूसरों की कार को रिपेयर, मेंटेनेंस या इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर इंश्योरेंस वालों को भी रिपेयर, मेंटेनेंस का क्रेडिट दे देंगे क्या? हाँ, इंश्योरेंस वालों को भी रिपेयर, मेंटेनेंस का क्रेडिट दे देंगे। डन, ठीक है। सर लीजिंग, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, गाड़ी खरीदी तो भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है, गाड़ी किसी से रेंट पे ली चलाने के लिए तो भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है। पर सर इधर भी है ना, कहीं कहीं क्रेडिट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग है। सर ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी खरीदने के लिए मैं चले गया अतुल भाई के पास, मैंने बोला अतुल भाई मेरे को मर्सिडीज की गाड़ी चाहिए 10 दिन के लिए भाड़े पे। अतुल भाई ने बोला कि यार मर्सिडीज की गाड़ी तो अवेलेबल ही नहीं है। तो अतुल भाई ने फोन लगाया सपोज करो किसी कृष्णा जी को। कृष्णा जी ने बोला यार मेरे पास गाड़ी पड़ी है। तो कृष्णा जी ने अतुल को गाड़ी दी, अतुल ने मेरे को गाड़ी दी। सर ये जो कृष्णा ने अतुल को गाड़ी दी, क्या इसका क्रेडिट अतुल को मिल जाएगा? हाँ सर, अतुल भाई को तो क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि उसका तो ये धंधा ही है। ठीक है। एक और चीज, अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, कोई दूसरा लॉ बोल रहा है, तो अगर कोई दूसरा लॉ ऐसा बोल रहा है कि भाई एम्प्लॉय को कार दो, एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दो कार भाड़े पे, तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद फूड एंड ब्यूटी, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, सर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब का क्रेडिट ही ब्लॉक्ड है। कोई केटरिंग वेटरिंग, खाने पीने का कोई क्रेडिट मिलेगा नहीं। अगर मारुति सुजुकी में आप जब भी कार लेने जाते हो तो वो लोग आपको चाय, कॉफी, फिर अलग अलग आपको टॉफिस, कभी आपका मन हो ऐसे ही चाय वाय पीने का, तो आप तो बस सुजुकी की शोरूम में चले जाना, कार लेना मत, बस ऐसा इंटरेस्ट दिखाना कि कार लेना है, वो आपको खाना वाना भी खिलाएंगे। सर एक बात बताओ, ये जो खाना वाने की सर्विसेज है इसका बिल तो कंपनी के नाम पे आएगा, इसका क्रेडिट कंपनी को मिलेगा क्या? कोई क्रेडिट इसको कंपनी को मिलने वाला नहीं है। पर सर अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, अगर एम्प्लॉय को खाना खिलाना कंपलसरी है, फॉर एग्जांपल ICAI ने अपने एक्ट में ऐसा डाल दिया कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े भूखे आते हैं, इनको आर्टिकलशिप में भी ज्यादा कुछ मिलता है नहीं, तो अगर जो भी CA बनेगा और जो भी जॉब वॉब में जाएगा, हम एम्प्लॉयर को ऐसा आदेश देते हैं कि एम्प्लॉयर इन एम्प्लॉय को भूखा ना मारना, इन एम्प्लॉय को फ्री में क्या खिलाना, खाना। अब ये एम्प्लॉयर खाना खिलाएगा, किसी और से सर्विसेज लेगा, सर क्या एम्प्लॉयर को क्रेडिट मिलेगा? क्योंकि यार ICAI का एक्ट बोल रहा है खाना खिलाओ, और फिर तुम GST वाले बोल रहे हो क्रेडिट भी नहीं देंगे, तो अब हम खाना खिलाएं या नहीं खिलाएं? ये तो वही बात हो गई, नॉनवेज खाना है पर किसी को मारना भी नहीं है। बट सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो भाई बलि तो देनी पड़ेगी तो ही जाके नॉनवेज खा पाएंगे। तो भाई यही बात है यार कि सर अगर एक एक्ट बोल रहा है और दूसरा मना कर रहा है तो माने किस बात की? तो हमने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। एक और चीज सर, अगर है ना पेस ने खाना वाना मंगवाया, सपोज करो 1000 प्लेट का ऑर्डर दिया गुरु कृपा वाले,
गुरु कृपा में 1000 प्लेट तो बहुत ज्यादा हुई। गुरु कृपा ने ये कॉन्ट्रैक्ट सागर गहरा को दिया, उसने बोला सागर गहरा 500 तुम दे दो, 500 हम खुद बना लेंगे। अब डाउट ये है कि सर ये जो गुरु कृपा है इसको क्या 500 का क्रेडिट मिल जाएगा? हाँ सर, गुरु कृपा को तो 500 का क्रेडिट मिल जाएगा। तो अगर मैं सेम धंधे में हूं तो क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ फिटनेस सेंटर, जिम विम जाया करो, बॉडी वॉडी बनाया करो। सर ये जो क्लब हेल्थ फिटनेस सेंटर है इसके भी पैसे कंपनी सी देती है। जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे और अच्छी कंपनी में जॉब करोगे तो जो आपकी जिम की फीस है वो भी कौन पे करेगी? कंपनी। क्योंकि कंपनी अपने एम्प्लॉय का ध्यान नहीं रखेगी तो फिर एम्प्लॉय कंपनी का ध्यान कैसे रखेगा? सर किसके नाम पे बिल आएगा? कंपनी के नाम पे बिल आएगा। क्या कंपनी को इसका क्रेडिट मिलेगा? भूल जाओ, कंपनी को इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर कोई दूसरा लॉ बोल रहा है कि भाई इसको हेल्थ और फिटनेस की सर्विसेज दो तो फिर सर इसका क्रेडिट मिल जाए। सर ट्रैवल बेनिफिट, तो लीव ट्रैवल कंसेशन, इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो क्रेडिट मिल जाएगा। एनआरटीपी, कोई भी गुड्स इंपोर्ट करेगा उसका तो क्रेडिट मिलेगा, पर एनआरटीपी कोई भी डोमेस्टिकली सप्लाई, डोमेस्टिकली परचेस करेगा उसका क्रेडिट एनआरटीपी को नहीं मिलेगा। अगर आपने सेक्शन 74, सेक्शन 129 या सेक्शन 130, इन तीनों सेक्शन में, ये सारे फ्रॉड के सेक्शन है, इन तीनों सेक्शन में कोई भी टैक्स आपने पे करा उसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा ब्लॉक्ड क्रेडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली, पूरे ठेकेदार को बोला कि भाई हमारा पूरा ऑफिस बना दे, सर उसने पूरा ऑफिस बना दिया, क्या आपको उस जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? भूल जाओ भाई, वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। पर इसके कुछ कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है राजा, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। इनफैक्ट एक अमेंडमेंट भी आया था और उस अमेंडमेंट में हमने देखा था सर जो डक्ट्स हैं, मैन होल्स है, ऑप्टिकल फाइबर केबल लगने के लिए जो डक्ट्स और मैनहोल हमको बाय करने पड़ रहे हैं, क्या इसका क्रेडिट मिल जाएगा? तो लॉ मेकर ने बोला था भाई प्लांट एंड मशीनरी का जो भी है उन सबका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। सर आखिरकार ये प्लांट एंड मशीनरी में क्या आता है और क्या नहीं आता है? तो देखो यार, प्लांट एंड मशीनरी में अपर्चेस, इक्विपमेंट, मशीनरी फिक्स टू अर्थ, तो इन सब का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। पर किसका नहीं मिलेगा? लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर भूल जाओ, टेलीकम्युनिकेशन टावर भूल जाओ, और पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, इसको भी भूल जाओ। अमेंडमेंट ध्यान रखना सर, डक्ट और मैनहोल्स जो ऑप्टिकल फाइबर केबल में यूज हो रहे हैं उसका क्रेडिट मिल जाएगा, उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है। उसके बाद सर कोई भी खर्चा अगर P&L में गया तो P&L में अगर कोई भी खर्चा गया तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत हमको आपके कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस से है, क्योंकि वो बड़ा खर्चा होता है। P&L का खर्चा तो छटक भर का खर्चा होता है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, हाँ तो वो अब आपको समझ में आ गया है कि अगर मेरा बिजनेस है और मैं किसी और से ले रहा हूं फॉर माई बिजनेस तो क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आपने थोड़ी शाण पत्ती दिखाई, यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिखा था तो आप लेबर अलग से लेके आए, मटेरियल अलग से लेके आए। लॉ मेकर ने बोला भाई शाण पत्ते दिखाओगे तो हमने एक और चीज लिखी हुई है कि अगर आप लेबर अलग से लाए, मटेरियल अलग से लाए, उसमें भी आपको हम क्रेडिट नहीं देंगे। पर सर वो रिपेयर मेंटेनेंस P&L का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद बहुत सिंपल, कंपोजिशन वाला ना क्रेडिट ले सकता है ना क्रेडिट दे सकता है। कोई भी गुड्स लॉस्ट हो गए, चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, उसका क्रेडिट आप भूल जाओ। सर अगर गुड्स आप CSR एक्टिविटीज के लिए ले रहे हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सर जनरली आप क्या कर रहे हो ना, फ्री। और हमारा तो मंत्रा वही है कि भाई अगर हम आपको पीछे से क्रेडिट तभी देंगे जब आप आगे से GST लाके दोगे। अब तो आपको समाज सेवा करनी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो भूल जाओ, आपको क्रेडिट वेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर, कोई भी सप्लाई फॉर पर्सनल कंजम्पशन है तो कोई क्रेडिट आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है सर, मोटर व्हीकल डजंट इंक्लूड रेलवेज, रेलवेज का क्रेडिट मिलेगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल डेट इज फॉकलिफ्ट, जो आपकी प्रीमाइसेस में चल रही है छोटी मोटी गाड़ी, उसका भी क्रेडिट मिलेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी गाड़ी
जो कि 4 व्हील से कम है और जिसका इंजन 25 सीसी तक है, उसका भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो फाइनल में तो एक बार ये वाला ही पूछ लिया था, हो सकता है इंटर में भी वो आपसे ही पूछ ले। ये हटा दो, ये कुछ काम का नहीं है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि अगर टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा है या जीरो रेटेड के लिए कोई इनपुट्स यूज हो रहा है आईटीसी मिलेगा, नॉन बिजनेस के लिए यूज हो रहा है आईटीसी नहीं मिलेगा। और सर अगर टैक्सेबल एग्जाम दोनों के लिए यूज हो रहा है तो फिर जो टैक्सेबल वाला पोर्शन है उसके लिए आपको आईटीसी मिल जाएगा। सर एग्जाम में कैसा क्या क्वेश्चन आता है, तो है तो ये रिवीजन लेक्चर, पर चलो फिर भी मैं आपको ये एग्जाम का पहला वाला क्वेश्चन सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एक गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जाम में वो 10 नंबर का क्वेश्चन कैसा आता है। इसका मतलब सर सिर्फ रिवीजन लेक्चर देख के भी पास हो सकते हैं, हाँ राजा सब पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो आईटीसी का पहला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें 3 चीजें करनी होती, आउटपुट लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट और फाइनल पेमेंट। बस ये 3 चीजें करनी होती। आउटपुट लायबिलिटी निकालने के लिए एग्जम्पशन वाला चैप्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर, टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर वो ध्यान रहना चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालने के लिए सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर ही ध्यान रहना चाहिए, बाकी कोई दूसरा चैप्टर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो हम सेल करते हैं उस पे जीएसटी आएगा, जो हम परचेस करते हैं उसमें हम आईटीसी ले लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के आखिरी में आपको पढ़ना है कि आखिरकार चाह क्या रहा है। तो क्वेश्चन सिर्फ ये चाह रहा है आउटपुट लायबिलिटी और आईटीसी अवेलेबल। क्वेश्चन ने हमसे फाइनल पेमेंट नहीं पूछी। जब क्वेश्चन फाइनल पेमेंट नहीं पूछे, भले आपको आता भी हो तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सेट ऑफ कैसे क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, अभी हमको फाइनल पेमेंट पूछा ही नहीं है। सबसे पहले देखो मैं ध्यान से, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, एक डब्बा बनाओगे आउटपुट लायबिलिटी का, एक डब्बा बनाओगे आईटीसी का। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, कि जब भी आप बड़ा क्वेश्चन करोगे ना, उस बड़े क्वेश्चन में अक्सर बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। और बड़े क्वेश्चन में है ना, गड़बड़ करने जैसा होता नहीं है। उसमें आपको 10 में से 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सर हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या ध्यान रखना है, तो देखो ध्यान से, हाउ टू सॉल्व 10 मार्क्स क्वेश्चन। स्पेसिफिकली मैंने ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बताया कि ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हेडिंग डालोगे कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, अगर जीएसटी निकालने को बोला। पर अगर जीएसटी निकालने को नहीं बोला तो सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डाल दोगे तो भी चलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में जीएसटी निकालने को बोला ही नहीं, तो एक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, एक डब्बा बनाओगे वर्किंग नोट में इनपुट टैक्स क्रेडिट का। यहां पे सबसे पहले आउटपुट लायबिलिटी, पूरी जगह छोड़ना, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, नेट जीएसटी पेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट में ब्रैकेट में क्या लिखना, वर्किंग नोट नंबर 1, और यहां पे लिखना सर वर्किंग नोट 1, और फिर निकालना इनपुट टैक्स क्रेडिट। यही प्रेजेंटेशन आपको फॉलो करना है। अब सुनो ध्यान से, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लिखा, लेस आईटीसी, एक एक ट्रांजैक्शन है, एक एक ट्रांजैक्शन को वहीं पे शूट करते जाओ, वेट मत करो कि आउटपुट है या आईटीसी है। पहला आए आउटपुट में डालो, दूसरा लग रहा है आईटीसी में, आईटीसी में डालो। सर जगह, भाई जगह छोड़ो ना, आप आराम से जगह छोड़ो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एक और चीज, नेट जीएसटी पेबल के बाद कंपल्सरी यू विल ऐड आरसीएम लायबिलिटी। अगर कोई इनवर्ट सप्लाई है जिसपे टैक्स आरसीएम में पे करना है तो उसे कंपलसरी आखिरी में ऐड करोगे आरसीएम लायबिलिटी, और इसके 2 इफेक्ट दोगे। जैसे अकाउंट्स में हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, तो इसके 2 इफेक्ट दोगे। एक तो यहाँ पे ऐड आरसीएम लायबिलिटी, और नीचे आरसीएम वाले डब्बे में भी लिख के, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले डब्बे में भी लिखोगे क्या, आरसीएम लायबिलिटी। मतलब सर इसका आईटीसी भी मिल जाएगा, पर इसको कंपलसरी आखिरी में पे करना पड़ता है, और लास्ट में लिख देंगे जीएसटी पेबल इन कैश। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब सर ये बड़ा क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल लग रहा है, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। बड़े क्वेश्चन पूछने के बाद इंस्टीट्यूट के 2 तरीके, एक जिसमें वो सब खिचड़ी बना देता है, तुमको ही ढूंढना है आउटपुट क्या इनपुट क्या। एक जिसमें वो आपको बाइफरकेट करके देता है, ये आउटपुट ये इनपुट। सर जनवरी में कौन सा आएगा, जनवरी में बाइफरकेट वाला आएगा। सर आपको कैसे मालूम, एक अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट बाइफरकेट वाला पूछता है, एक अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट मर्ज करके पूछता है। सितंबर में इंस्टीट्यूट ने मर्ज करके पूछा, जनवरी में इंस्टीट्यूट बाइफरकेट करके पूछेगा, खत्म। वाह सर आपका एनालिसिस तो बहुत है। हाँ तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तो देखना ध्यान से, एग्जाम में मैंने ये जो बात बोली ना, एग्जाम में आपको रियलाइज होगी कि यार सर को कैसे मालूम। तो देखना ये पुराना एनालिसिस है, इंट्रा स्टेट है राजा, कुछ दिमाग नहीं लगाना। सीजीएसटी और एसजीएसटी 5 लाख है,
CGST और SGST लगाओगे। सर रेट दिया हुआ है 9% का रेट दिया है, CGST और SGST लग जाएगा। अच्छा वहीं पे रीजन भी लिख के आना, वहीं पे आप क्या लिख के आओगे, रीजन। आपको अलग से रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपने लिखा और यहीं पे ब्रैकेट में क्या लिख दिया, रीजन। एक एक दो दो लाइन का रीजन भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला भाई एफ लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने में पेमेंट नहीं करा, क्योंकि 3 महीने में पेमेंट नहीं करा तो फिर पेनल्टी और वो सब लग गया। तो सप्लाई में शेड्यूल नंबर 3 या शेड्यूल नंबर 2 में स्पेसिफिकली ऐसा कहा गया था कि ये जो भी लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, ये जो भी पेनल्टी है, इनके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बात नहीं होगी। तो सिंपली बस आपको ये बताना था कि इसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी, और ये भी सर हमारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ही बात होगी। फिर सर DEF Limited had provided services of booking of flight ticket for employee of H Enterprises registered in Delhi in the economy class। सर इकोनॉमी क्लास से और बैटमैन वाला है, तो बैटमैन से अराइवल और बैटमैन से डिपार्चर इज एग्जेम्प्ट। तो सर यहाँ पे भी कोई जीएसटी या कोई आईटीसी वाईटीसी की बात नहीं होगी। फिर उसके बाद सर गुड्स परचेज करे, अब ध्यान देना परचेज करे मतलब कौन से कॉलम में डालना है हमको, आईटीसी। अब परचेज करे हैं 5 लाख के, और सर डेबिट नोट, भाई हमको डेबिट नोट की तारीख से लेना देना है। ये 5 लाख पुराने खरीदे, हमको इससे क्या लेना देना, पहले आईटीसी मिल चुका होगा हमें, तो ये 15 जनवरी का आईटीसी मिलेगा क्या, ये जो 25,000 इसमें हमको आईटीसी मिल जाएगा, बिकॉज डेबिट नोट की तारीख अलग होती है और इनवॉइस की तारीख अलग होती है। सर पूरी यूनिट ही बेच दी एज ए गोइंग कंसर्न, पूरी यूनिट एज ए गोइंग कंसर्न बेच दी, तो वो भी क्या रहता है, एग्जेम्प्ट। ये सब आउटपुट लायबिलिटी के डब्बे में डालोगे। सर बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया के बाहर हो रहा है, आउटपुट लायबिलिटी में नील नील करके सब डाल देना और नीचे रीजन लिख देना। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसमें आप लगा दोगे क्या, IGST। उसके बाद अमाउंट टुवर्ड्स रिसीट ऑफ इंट्रा स्टेट सर्विसेज, तो जो इंट्रा स्टेट सर्विसेज के जो आपको पैसे मिले हैं तो उसके ऊपर आप लगा दोगे CGST और SGST। फिर भाई आपने कन्फेक्शनरी आइटम परचेस करा, अरे भाई फूड बेवरेज आउटडोर केटरिंग इन सब का ITC क्या रहता है, हमारा ब्लॉक्ड रहता है। इसके बाद जो भी ITC का कॉलम है उसमें सबसे पहले लिख देना ओपनिंग ITC, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हो गया 10 में से 10 क्वेश्चन। ITC वाला जो चैप्टर है ना, उसके क्वेश्चन बैंक में प्लीज सारे क्वेश्चन बड़े वाले कर लेना। उसमें एक RTP में क्राफ्ट मॉडल वाला क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने बड़े क्वेश्चन 10 भी हाथ से लिख के कर लिए ना तो एग्जाम का आपका काम हो जाएगा। या तो आप ऐसे उठा लो सितंबर जनवरी प्रीवियस ईयर पेपर, पर पहले क्वेश्चन तो आपको लिख के ही करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने से पहला क्वेश्चन नहीं होगा। उसका मैंने आपको ढांचा बता दिया कि ढांचे में आखिरकार कैसे क्या करना है। ठीक है सर, आ जाओ सर आगे आ जाओ, अपने को रिवीजन वीडियो शॉर्ट में खत्म करनी है। हाँ इसके बाद आ जाओ आप सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 बोलता है स्पेशल केसेस फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या है सर स्पेशल केसेस, अगर हम 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, या अगर हम वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो सर इस केस में क्रेडिट का क्या सीन है। देखो ध्यान से देखना, 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, 12 अक्टूबर को थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई, आपने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया। अगर 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव हो जाएगा, 12 अक्टूबर। अब जो भी 11 अक्टूबर को आपकी शॉप पे स्टॉक पड़ा हुआ है उस पूरे स्टॉक का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, बट कैपिटल गुड्स का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और एक और चीज ध्यान रखना कि जो इनवॉइस है वो मैक्सिमम कितना पुराना हो सकता है, 1 साल पुराना हो सकता है। एग्जाम में तारीखों का ध्यान रखना, वो 13 फरवरी 2023 2024 वो कभी कभार है ना इसी में कंफ्यूज कर देता है, तो फरवरी के बहकावे मत आना, आप ईयर वॉरियर भी देखते रहना कि 23 है या 24 है, ठीक है। क्योंकि ये वाला पॉइंट एक बार उन्होंने पूछा था कि इनवॉइस 1 साल उन्होंने पुरानी डेट दे दी थी, अब बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा था, बोले यार है तो, फिर उसको बाद में ध्यान आया कि 2023 लिखा हुआ था। तो ये ध्यान देना कि 1 साल पुराने का भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सर अगर आपने 30 दिन के बाद अप्लाई करा तो आपकी आरसी इफेक्टिव हो जाएगी जिस दिन आपको आरसी मिली। तो अगर आपको आरसी मिली है 22 तारीख को, तो जो 21 तारीख को जो भी बचा कुचा स्टॉक है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स का आईटीसी भूल जाना, और इनवॉइस आपका कितना पुराना होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर हमने एक बात करी थी कि सर अगर आप
पहले कंपोजिशन में थे और फिर नॉर्मल में आ गए, या एग्जेम्प्ट में थे और टैक्सेबल। तो जिस तारीख को ये कन्वर्जन हुआ उसके एक दिन पहले जो भी स्टॉक आपकी शॉप पे पड़ा है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, जैसे ऊपर मिलता था। और यहां पे आपको कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिल जाएगा। बस उसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना, आईटीसी लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। और ये 5% पर क्वार्टर में जीएसटी में क्वार्टर बड़े स्पेसिफिक हैं, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च। और ये गिनना कहां से है, डेट ऑफ इनवॉइस से लेकर द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग जब आपका ये कन्वर्जन हुआ था। सर इसका कोई एक क्वेश्चन, हाँ तो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूं क्योंकि जनरली बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। तो देखो ध्यान से, हम कंपोजिशन में थे 31 दिसंबर को और फिर हम कन्वर्ट हो गए किसमें, नॉर्मल। 1000 किलोग्राम का हमने @200 रुपए के गुड्स खरीदे थे, इस पे जीएसटी कितना है, 36। सबसे पहले हम इनपुट्स की बात कर लेते हैं। सर इनपुट्स पे कितना क्या क्रेडिट मिलेगा, 800 किलो तो बेच चुके हैं, बचा कितना है 200, तो जितना बचा हुआ है उसका आईटीसी मिलेगा। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 18%, तो 200 इंटू 200 18%, 70 to 100 का ये क्रेडिट हमको मिल जाएगा। दूसरा, सर व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स। अभी कैपिटल गुड्स में वो इनवॉइस 1 साल पुराना और वो अभी उसको 2 मिनट के लिए होल्ड करना, अभी तो मैं सिर्फ आपको गिनना सिखा रहा हूं कि गिनते कैसे। 1 अप्रैल 22 से लेकर 30 दिसंबर 2024। अब देखो क्वार्टर कैसे गिनेंगे, तो राजा मेरे 22-23 में टोटल कितने क्वार्टर हो गए, 4। अब 23-24 में कितने क्वार्टर हो गए, 4। अब 24-25 में आ जाओ, तो 24-25 में अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सर जो पार्ट ऑफ द क्वार्टर है उसको भी फुल क्वार्टर कंसीडर करेंगे, एक दिन को भी पूरा क्वार्टर मानो। तो 4 और 4 8, 8 और 3 11। अब एक क्वार्टर का कितना माइनस करना है भाई, 5%। तो 11 क्वार्टर का कितना माइनस करना है, 11 इंटू 5 दैट इज 55%। तो ये कैपिटल गुड्स का आईटीसी 1,80,000। इस 1,80,000 में से क्या माइनस कर देना, तो बचेगा कितना, तो जितना बचेगा उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना, कंपोजिशन से नॉर्मल में भी ऐसा होगा और एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में भी ऐसा होगा। ठीक है सर, एक बात बताओ, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ राजा, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा हो सकता है का मतलब क्या, कि आप नॉर्मल से किस में जा रहे हो, कंपोजिशन, कि आप टैक्सेबल से किस में जा रहे हो, एग्जेम्प्ट, कि आपका तो रजिस्ट्रेशन था पर अब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, बाकी बातें सेम रहेगी। बस अब यहां पे जो रिवर्सल होगा ना वो परसेंटेज में नहीं होगा, वो कैसा होगा, मंथ में होगा। ऐसा लॉजिकली भी हमने देखा था कि सर उससे ज्यादा और उससे कम आता है। तो बस ये ध्यान रखना कि सरकार नहीं चाहेगी ना यार नॉर्मल स्कीम से आप किस में जाओ, और सरकार ये भी नहीं चाहेगी कि यार टैक्सेबल गुड्स साहब आपका क्या हो गया, एग्जेम्प्ट। तो इस केस में क्वार्टर वाटर नहीं गिनना, इस केस में आपको क्या गिनना रहता है, मंथ गिनना रहता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 22, हाँ जैसे 1 अप्रैल 22 से लेकर हम 12 अक्टूबर तक आए हैं 2024, तो 22-23 में 12 महीने, 23-24 में भी 12 महीने, और सर फिर 24-25 में अपने कितने महीने हो गए, अपने 7 महीने हो गए। तो अब सुनो ध्यान से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, एक भी दिन आ गया अक्टूबर का तो पूरा दिन, पूरा महीना काउंट करेंगे। 12-12 24, 24 और 7 31। अब आईटीसी रिवर्सल कैसे करोगे, 90,000 इंटू 31 अपॉन 60। हमेशा याद रखना लाइफ ऑफ द असेट इज 60 मंथ्स। डन। तो बस सर ये भी हो गया हमारा। देखो ध्यान से, कंपोजिशन से उसमें गए या उस 30 दिन, और ये तो इन दोनों केसेस में तो सिर्फ आपको इनपुट्स का क्रेडिट मिलेगा, पर जब आप कंपोजिशन से नॉर्मल में आ रहे हो, एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में आ रहे हो, तो इसमें इनपुट्स और साथ साथ कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलेगा। पर याद रखना 5% पर क्वार्टर माइनस करना। और इनवॉइस कितना पुराना हो सकता है सर, 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। एक और चीज, अगर क्रेडिट 2 लाख से ज्यादा है तो फिर चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का सिग्नेचर विग्नेचर भी लगेगा। और सर ये डिक्लेरेशन आपको फाइल करना रहता है 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट व्हेन यू बिकम एलिजिबल फॉर क्रेडिट।
दूसरा सर उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ तो राजा उल्टा भी हो सकता है, उल्टे में भी आपको यही करना है। अब आपको आईटीसी रिवर्स करके पेमेंट करना है, तो यहाँ पे इनपुट्स का तो एज इट इज सेम रहेगा, बस कैपिटल गुड्स में आपको क्या करना पड़ेगा, 5% नहीं करना पड़ेगा, बस मंथली आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। एक स्पेशल केस आता है प्लांट एंड मशीनरी का। ये प्लांट एंड मशीनरी का भी लॉ मेकर लाइफ कितना मांगता है, 60 मंथ। लॉ मेकर बोलता है कि यार प्लांट एंड मशीनरी खरीदो तो कम से कम 5 साल तक तो यूज करो। फॉर सपोज करो हमने 1 अप्रैल 22 को एक कैपिटल गुड्स खरीदे 10 लाख, इस पे जीएसटी 28%, तो टोटल हो गया 12,80,000। 28 मार्च को हमने बेच दिया, भाई आपने 5 साल पहले पहले बेच दिया। अब लॉ मेकर बोलता है यार आपने पूरा पिक्चर खराब कर दी, अब हम आपके ऊपर जीएसटी लगाएंगे। सबसे पहले लॉ मेकर बोलता है कितने में बेचा, मिला 8 लाख, तो 8 लाख का तो सबसे पहले जो भी परसेंटेज है 8 लाख का 28% कर दो। दूसरा लॉ मेकर बोलता है भाई कितनी आईटीसी ली थी, 2,80,000, वापस से लेस कर दो क्या, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, और वही आपको क्वार्टर गिनना तो आता ही है। तो 168 और 224 दोनों में से जो भी विच एवर इज हायर है वो आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। पर सर मोल्ड, डाइज, जिग्स और फिक्चर्स, यहाँ पे ये आईटीसी रिवर्स करने मत बैठ जाना, ये तो सर बहुत ही सड़ी सी चीज है। इसमें आप डायरेक्टली क्या कर देना, जितने में बेचा उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो सरकार को पे कर देना। सर सिंपल सी बात है, अगर धंधा ही चेंज हो रहा है, सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, लीज, इस केस में सिर्फ लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी, करस्पॉन्डिंगली आईटीसी भी ट्रांसफर हो जाएगा। सर कौन से रेशियो में होगा, तो जो भी वैल्यू ऑफ असेट का रेशियो है उस रेशियो में आपका करस्पॉन्डिंगली आईटीसी भी ट्रांसफर हो जाएगा। बस 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रूल्स में बता देता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 86B। बिल्कुल ध्यान से सुनना, पता नहीं मन ऐसा कह रहा है कि रूल 86B भी एग्जाम में पूछ सकता है। 86A तो बहुत ही टाइम पास रूल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 86B बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन। 86B क्या बोलता है कि अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हो तो हम आपके ऊपर रूल 86B लगाएंगे। अब सर ये स्पेसिफाइड पर्सन क्या होते हैं, उससे पहले ये समझना कि ये रूल 86B क्या होता है। सपोज करो मेरी आउटपुट लायबिलिटी है 10 लाख, आईटीसी है 11 लाख। सरकार बोलती है यार हम आपको मैक्सिमम आईटीसी 11 लाख नहीं यूज करने देंगे, हम आपको 99% ऑफ आउटपुट लायबिलिटी, नॉट आईटीसी, हम आपको 99% ऑफ आउटपुट लायबिलिटी और आईटीसी अवेलेबल, इतना ही हम आपको मैक्सिमम आईटीसी यूज करने देंगे। तो आप 99% निकाल दो इसका, और आईटीसी अवेलेबल, तो दोनों में से जो लोअर है वो हम आपको यूज करने देंगे। मतलब आप मैक्सिमम कितना यूज करने देंगे, आपको 9,90,000 यूज करने देंगे। इसका मतलब है सर 10 लाख में से 9,90 गए तो 10,000 तो आपको पे करना पड़ेगा विद ई कैश लेजर। अच्छा, आधे जने बोलते कि 1% ई कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, वो सरासर गलत है। वो इसलिए गलत है, हो सकता है ना मेरा आईटीसी ही 2 लाख रुपए हो, तो जब आईटीसी ही 2 लाख रुपए है मेरा, तो भाई 10 लाख और 2 लाख, तो 10 लाख में से 2 लाख माइनस करा तो 8 लाख पे करना पड़ेगा ना भाई। तो अगर आईटीसी ही कम है तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। सर ये लाए क्यों, ये उन लोगों के लिए लाए जो चोरी करते हैं आईटीसी में, अननेसेसरी फेक इनवॉइस खरीदते हैं और ज्यादा आईटीसी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। तो सर अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम आपको करना कितना है, 99% किसका करना है, आउटपुट लायबिलिटी। सर ये रूल तो बड़ा खतरनाक है, तो हाँ ये बहुत खतरनाक रूल है, इसलिए ये सबके ऊपर नहीं लगता है, सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन से ऊपर ही लगता है। सर कौन है वो रूल 86B के स्पेसिफिक पर्सन, वो इंसान जिसका टर्नओवर किसी भी मंथ में 50 लाख से ज्यादा हो गया तो नेक्स्ट मंथ से उसके ऊपर रूल 86B एप्लीकेबल हो जाएगा। टर्नओवर में आप एग्जेम्प्ट हटा देना और जीरो रेटेड सप्लाई हटा देना। तो एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड सप्लाई को हम टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब भाई अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, फॉरेन से डॉलर लेके आ रहे हो, अब उसमें भी हम रूल 86B लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं रूल 86B लगाने की। और सर कब तक ये लगेगा, जब 50 लाख से आपका टर्नओवर ज्यादा हो गया। क्या रिस्ट्रिक्शन है, आप मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो, 99% ऑफ लायबिलिटी। अब सर रूल 86B कहां नहीं लगेगा, अगर आप अच्छे लोग हो तो आपके ऊपर रूल 86B नहीं लगेगा। अच्छे लोग मतलब अगर आपने प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स में 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे करा है,
वो भी 1 साल नहीं, पूरे 2 साल, और वो भी जो टाइम लिमिट है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की, उसके अंदर आपने ये पे करा है, 1 लाख नहीं 1 लाख से ज्यादा, तो आपके ऊपर रूल 86 भी नहीं लगेगा। अगर आपको गवर्नमेंट से 1 लाख से ज्यादा का रिफंड मिल चुका है, सैंक्शन ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, तो भी आपके ऊपर रूल 86 भी नहीं लगेगा। सर कहां रिफंड मिलता है? एक तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और एक जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रिफंड मिल जाता है, और अगर जो परचेस कर रहे हो उस पे जीएसटी का रेट ज्यादा है, पर जब सेल कर रहे हैं तो जीएसटी का रेट कम है, तो उस केस में हमारा जो आईटीसी है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब उस आईटीसी का कुछ नहीं करेंगे, उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा। सर स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, गवर्नमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, यहां पे भी रूल 86 भी नहीं लगेगा। और एक चीज याद रखना हमेशा कि अगर मेरा अप्रैल से जुलाई तक का आउटपुट लायबिलिटी है 10 लाख, आईटीसी है 6 लाख, नेट पेमेंट कितना है भाई? अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 40% ऑफ आउटपुट लायबिलिटी आई है पेड। सर अप्रैल से जुलाई तक आपने 40% पे करा है, लॉ मेकर बोलता है यार तुम तो वैसे ही अच्छे लोग हो, तुमने तो पुराना भी पे करा है, तो तुमको अगस्त में ऐसी चीटिंग करने को क्यों आएगा? तो अगर आपने क्यूमुलेटिवली 1% से ज्यादा पे करा है तो आपके ऊपर रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर पास्ट महीनों में अगर 1% से ज्यादा पे करा है तो आपके ऊपर जो फर्दर मंथ है वहां पे रूल 86 भी नहीं लगेगा। सर इसका मतलब है सितंबर में जब चेक करेंगे तो फिर पहले अप्रैल से अगस्त देखना पड़ेगा कि क्या ज्यादा पे करा है, तो ज्यादा पे करा है तो फिर सितंबर में 86 भी नहीं लगेगा, फिर भले आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा ही क्यों ना हो जाए। ठीक है सर, आईटीसी को कैसे यूटिलाइज करते हैं? सब बच्चे इधर ध्यान दो, CIS, सबसे पहले आई से आई, नो मैटर व्हाट आई के लिए यूज होगा। देखो हमेशा याद रखना ये झगड़ा चल रहा है, एनिमल मूवी देखी आपने, बस ये एनिमल मूवी का झगड़ा चल रहा है। सबसे पहले बड़ा भाई कुर्बान होगा, वाह ये बड़ा भाई, ये कौन है? बड़ा भाई, और ये छोटे भाई है, ये छोटे छोटे, और ये भी क्या छोटे। एस बोलो या यू बोलो। देखो मैं आज आपको बड़े भाई का दर्द बताता हूं क्योंकि मैं खुद एक बड़ा भाई हूं। राजा बड़ा भाई, ये लड़ाई चल रही है, ये आउटपुट लायबिलिटी, ये क्या है और ये है हमारी। सबसे पहले वहां से हीरो आएगा कौन? आईजेस। अब यहां से सी जा रहा था पहले, हमने बोला रुक भाई अभी अपन जिंदा है। एस बोले मैं जाऊंगा, मैं बोला भाई तू तो अभी रुक, पहले कौन जाएगा? ठीक है, आई भाई बहुत मारा बहुत मारा। अब सर क्या था ना, सपोज करो ये था 10 लाख रुपए का, कितने का था ये? 10। अब हो सकता है अपने आई 12 लाख का हो, कितने का हो? तो सर 10 लाख को पे करने के लिए 12 लाख, तो फिर इसकी भी तो शक्ति खत्म होगी ना, तो इसमें सिर्फ कितना बचेगा? अब वहां से दूसरा योद्धा आया, सी आया, फिर ये बोले मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। रुक भाई अभी हम हैं, आई अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। आई कभी सी और एस को आगे नहीं जाने देगा क्योंकि अभी कौन जिंदा है? आई। तो जब बड़ा भाई जिंदा है तो छोटे भाई पे कोई लोड नहीं आएगा। ऐसे ही होता है ना, जैसे मेरा भाई है तो उसको अभी आगे पढ़ाई लिखाई करने जानी है, तो उसका बढ़िया उसका कोचिंग वोचिंग का चलता है, तो बोलता है यार अब मैं कोचिंग वोचिंग सब बंद करूंगा और मैं आगे जाऊंगा। तो मैं बोला यार पैसे का तो नुकसान हो जाएगा, पर मैंने उसको कभी ऐसा नहीं बोला कि तू ये काम चालू कर। अपन यही बोलते कि सब हो जाएगा, अपने खुद के लगे हुए हैं, तो खुद को नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। पर ठीक है यार, अब छोटा भाई, अब छोटे भाई को बड़ी उम्मीद से आता है तो फिर बोलते हैं हाँ हाँ तू जा अपन सब संभाल लेंगे। तो यार क्योंकि हम बड़े भाई है ना तो ये सब संभाल लेगा, अभी छोटे भाई को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बड़े भाई की पूरी हालत खराब हो गई। बड़ा भाई बोले कि यार ये तो ताकतवर है, इसको तो 4 लाख देने और हमारे पास है कितने, तो ये तो पूरे 2 चले गए, अभी भी इसकी ताकत बची है, कितने की ताकत बची है? तो अब इस केस में आएगा आगे कौन? सी बोलेगा बम मेरी बारी आ गई, अब मेरी बारी आ गई, तो अब सी लड़ेगा किससे? तो सर पहले आई से लड़ता है, अगर आई बच जाता है तो फिर फर्दर यूज करा जाता है किसके लिए? सी के लिए।
सर अगर आई और भी बच गया तो किसके लिए? एस। अब ये जो है ना सी और एस, इसका कोई लॉ मेकर ने रेशियो नहीं बताया कि 50-50, 70-30। सर बाय डिफॉल्ट आप एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे आईटीसी कम पड़ा होगा ना हम वहां यूज करेंगे, और अगर सब जगह इक्वल है तो इंस्टीट्यूट 50-50% यूज करता है। तो आईसीएआई क्या करता है? 50-50% यूज करता है। तो आप भी कितना यूज करना? 50-50% यूज करना। ठीक है। अब सर आई पूरा खत्म हो गया, अगली बारी थी सी और सी की। अब अगर सी बच गया ना तो सी किसके लिए यूज होगा? आई के लिए। और लास्ट में आएगा हमारा कौन? तो फिर एस लड़ेगा पहले एस से, और फिर अगर एस बच गया तो किससे लड़ेगा? आई से। सर क्या सी और एस आपस में लड़ेंगे? नहीं राजा, सी और एस का सेट ऑफ कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डन है क्या क्लास? तो भाई हमेशा याद रखना, पहले तो आई को पूरा चकनाचूर खूना खून पूरा खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही बाद में सी और एस को यूज करना। अगर आई बचा हुआ है और सी और एस को यूज करा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई के बाद बारी आएगी किसकी? सी की, और फिर लास्ट में बारी आएगी किसकी? एस की। सी एंड एस कांट बी सेट ऑफ। ठीक है। उसके बाद सर अब हमारा एक आखिरी रूल बच गया है, दैट इज रूल नंबर 86A। रूल 86A बस इतनी सी बात कहता है कि अब अगर कमिश्नर साहब चाहें, वो भी कौन से कमिश्नर? असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर के, वो चाहें तो आपके आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। सर कहां कहां रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? अगर उन्हें लग रहा है कि आपने आईटीसी लिया है बट जो सामने वाला है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, या आपको गुड्स मिले ही नहीं है, या सामने वाला उस जगह से धंधा कर रहा है जो उसने अपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में नहीं बताई, या सामने वाले ने जीएसटीआर 1 तो फाइल करा है पर सामने वाले ने टैक्स का पेमेंट नहीं करा है। सर सामने वाला तो ठीक है, आप ही खुद नॉन एग्जिस्टेंट हो, या आप उस जगह से धंधा कर रहे हो जो आपने प्लेस बताई है वहां से धंधा नहीं कर रहे हो, कोई दूसरी प्लेस से क्या कर रहे हो? आप बिजनेस कर रहे हो, और आपके पास कोई वैलिड प्रूफ, टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा आपका कितने टाइम के लिए? तो दिस रिस्ट्रिक्शन वुड बी एप्लीकेबल फॉर 1 ईयर, और अगर ऑफिसर चाहे तो इस 1 साल के रिस्ट्रिक्शन में चाहे तो इसको विड्रॉ भी कर सकता है इफ यू हैव फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। सर मजा आ जाएगा अगर आप अमेंडमेंट्स भी बता दोगे, मजा ही तो लाना है आपको। तो यार सर अगर अमेंडमेंट भी बता दोगे तो बिल्कुल, तो राजा अमेंडमेंट भी मैं आपको बता ही देता हूं कि आखिरकार अमेंडमेंट में क्या, मैंने बहुत शानदार एक शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं अमेंडमेंट के, अमेंडमेंट वीडियो में भी कवर्ड है। पर सिर्फ अगर आप ऐसे बिल्कुल सोच रहे हो कि हम तो सिर्फ रिवीजन वीडियो देखेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो बस इससे बेस्ट रिवीजन वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब मैं चलो इस रिवीजन वीडियो में आपको अमेंडमेंट भी बता देता हूं कि सर आईटीसी चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है। आईटीसी चैप्टर के अमेंडमेंट और सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट फटाफट से बताऊंगा, क्योंकि हमने अमेंडमेंट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा है। आ जाओ, देखो क्या है ना, एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, और एक होता है हमारा कंज्यूमर। बात इतनी सी है कि जो वारंटी होती है, अगर फुकट में वारंटी दी जा रही है, मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को वारंटी दे रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर को वारंटी दे रहा है, फुकट में दे रहा है, तो सर एक्टिविटी है, बिजनेस है, बट कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है तो फिर सप्लाई नहीं बनेगा। डाउट ये आया क्या मैन्युफैक्चरर को आईटीसी रिवर्स करना है? क्योंकि सर आपने बोला था ना कि अगर आगे से जीएसटी नहीं आ रहा है तो पीछे आईटीसी रिवर्स करो। ये मत बोलो आगे से जीएसटी नहीं आ रहा है। जब हमने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट करा था ना, तभी हमने वारंटी के पैसे भी ले लिए थे, तो भाई मैन्युफैक्चरर को कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, सर अगर एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज करा, तो अगर मैन्युफैक्चरर ने कंज्यूमर से पैसे चार्ज करें या डिस्ट्रीब्यूटर ने कंज्यूमर से पैसे चार्ज करें तो सर जीएसटी लग जाएगा। दूसरी चीज, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत चाण है। डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है भाई मैं तो कंज्यूमर को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दूंगा, वारंटी दूंगा, तो यहां पे तो कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। पर डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है यार मैं आपसे पैसे लूंगा मैन्युफैक्चरर, तो भाई अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पैसे ले रहा है 5,000 रुपए मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर से सर जीएसटी भी चार्ज करेगा। क्या मैन्युफैक्चरर को आईटीसी मिल जाएगी? हाँ सर मैन्युफैक्चरर को आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है,
फिर ये वाला केस, सर डिस्ट्रीब्यूटर पे दया कर दी और मैन्युफैक्चरर ने बोला डिस्ट्रीब्यूटर हम तेरे को फ्री में आइटम दे रहे हैं, तो फ्री में दे रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरर को कोई आईटीसी रिवर्सल करना है? कोई आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। चौथा केस, मैन्युफैक्चरर ने क्रेडिट नोट इशू करा। सर ये क्रेडिट नोट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है कि मेरे पास पुराने गुड्स पड़े हुए हैं जो मैन्युफैक्चरर ने दिए थे। सपोज करो पुराना 10,000 का गुड्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, इस पे 1800 का जीएसटी, टोटल हो गया 11,800। डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला गुड्स तो पड़े ही हैं, अपन 2,000 रुपए के यूज कर लेते हैं इस कंज्यूमर को वारंटी देने के लिए। सर ये 2,000 का यूज कर लिया, अब ये जो ओईएम है ना, ये क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट, क्योंकि गुड्स कोई 10,000 का थोड़ी है, 10,000 और 2,000 रुपए का बदले में क्या इशू कर देगा? ये क्रेडिट नोट। अब लॉजिकली एक बात बताना, इस क्रेडिट नोट से ओईएम की लाइबिलिटी तो रिड्यूस होगी और करस्पॉन्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटर को जो आईटीसी है वो भी रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है सर, और फिर वो आईटीसी रिवर्सल की बात यहाँ पे नहीं होगी। और एक और है ना, आईटीसी में बस एक और अमेंडमेंट आया हुआ है और वो अमेंडमेंट बस इतना सा है, वो आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। सर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आएगा? देखो ब्लॉक द क्रेडिट का क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आते ही है, तो एक बार बस उन्होंने आईटीसी में वो डक्ट वाला जो है ना, ये देखो ये वाला, कि सर डक्ट और मैनहोल जो ऑप्टिकल फाइबर केबल में यूज हो रहे हैं उसका आईटीसी इज नॉट ब्लॉक्ड और उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक और आरसीएम रिलेटेड अमेंडमेंट आया है। आरसीएम रिलेटेड अमेंडमेंट यही है कि सर वो जो 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है ना, वो डेट ऑफ इनवॉइस से देखी जाएगी। अब डेट ऑफ इनवॉइस, रिवर्स चार्ज में इनवॉइस बनाता कौन है? तो सर रेसिपिएंट इनवॉइस बनाता है। अच्छा 9(4) का रिवर्स चार्ज क्या होता है? सर 9(4) का क्या होता है? सप्लायर अनरजिस्टर्ड रहता है और जो रेसिपिएंट होता है वो रजिस्टर्ड होता है। तो इनवॉइस कौन बना रहा है? रेसिपिएंट। तो वो जो 30 नवंबर देखेंगे वो सप्लायर के एंगल से नहीं देखेंगे, जब रेसिपिएंट ने बनाया उसके एंगल से ही देखेंगे। ठीक है, डन है क्या क्लास? इसी के साथ हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवीजन लेक्चर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पे बने रहो, क्योंकि इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम सीए इंटर एंड सीए फाइनल रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू।